Hello everyone, welcome to my channel Turtle Gyan, Slow and Steady Learning. Today I am going to talk to you about solar system. आज मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स. यूनिवर्स को हम लोग दूसरे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉस्मो, एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज ब्रह्मांड. ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग यूनिवर्स को. यूनिवर्स जो है वो वास्ट है, मतलब कि वो बहुत बड़ा है. दैट इज टू ह्यूज. हम जितना अनुमान नहीं लगा सकते वो उससे उतना बड़ा है. ये स्पेस है, ये पूरी तरह का सा एक स्पेस है. स्पेस पूरा ब्लैकआउट होता है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा होता है. और ये जो पूरा सराउंडेड होता है, ये स्पेस किस चीज़ों से होता है, जैसे दैट इज आवर अर्थ. हमारा अर्थ है, सेलेस्टियल बॉडी, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट और भी बहुत सारे चीज़ों से ये है बना हुआ है यूनिवर्स. स्टडी ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स के जो पढ़ाई करते हैं उन्हें हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं. कॉस्मो मीन्स ब्रह्मांड एंड लॉजी मीन्स स्टडी. गैलेक्सी, आकाशगंगा. यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज आते हैं. गैलेक्सी कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक बिग बैंग थ्योरी, मतलब बिग बैंग थ्योरी दिया गया था, जिसमें कहा गया था एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था. बिग एक्सप्लोजन होने की वजह से जो सेलेस्टियल बॉडीज थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, और उस समय वो जो सेलेस्टियल बॉडी होते थे वो गर्म थे, और कुछ समय बाद आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स दे बिकम कोल्डर, वो ठंडे हो गए. ठंडे होने के बाद उन्होंने अपना एक नेचर बना लिया, मतलब उनके अपने अलग कैरेक्टर्स हो गए, उनके अपने एक अलग नेचर हो गए, जो हम आगे अभी पढ़ते हैं. इट मीन्स अब क्या मतलब हम समझें यहाँ से, हम ये समझें यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज, मतलब गैलेक्सी, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं. गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी आर वास्ट क्लस्टर ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट एक्सेट्रा. मतलब कि गैलेक्सी जो है वो तारा का समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, जिसमें प्लैनेट, गैस, डस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जो गैलेक्सी है उसमें डस्ट, गैसेस, प्लैनेट्स और स्टार हैं, बिलियन ऑफ स्टार्स. हमारा जो गैलेक्सी है उसके 3 टाइप है, मतलब वो 3 तरह के हैं. उनके शेप 3 टाइप्स हैं, दैट इज स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इरेगुलर. स्पाइरल, देखिए स्पाइरल इसे कहते हैं हम लोग, स्पाइरल गैलेक्सी. जिसका शेप होता है वो स्पाइरल की तरह होता है. इलिप्टिकल एंड द इरेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं होता, वो जैसा मन तैसा होता है. हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो होम है, मतलब जो हमारा अर्थ है, वो किस गैलेक्सी में आता है? मिल्की वे में आता है, दैट इज मिल्की वे. और इंडियन नेम है उस गैलेक्सी का, इंडियन नेम आकाशगंगा है. हम इंडियंस हमारे गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं. आफ्टर आवर गैलेक्सी द नेक्स्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा जो है, हमारा गैलेक्सी के बाद, हमारे गैलेक्सी जो है उसके बाद एक गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है. वो स्पाइरल शेप का है. वो कैसा है? स्पाइरल शेप का है. हमारे गैलेक्सी के बाद हमारा जो गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल शेप का है. हमारा जो गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल शेप का है. सेलेस्टियल बॉडी, खगोल पिंड, इसे हम लोग हेवनली बॉडीज भी कहते हैं. खगोलीय पिंड क्या होता है, देखिए हम जानते हैं अभी. द बॉडीज अपेयरिंग इन द स्काई लाइक स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट, मीटियोर एक्सेट्रा. खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड वैसे बॉडीज जो रात में हम लोग देखते हैं, जैसे कि तारा, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट एक्सेट्रा, धूमकेतु, जो भी हम सारे चीज़ें देखते हैं रात में, जो हमें आसमान में दिखाई देता है, उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. इसका एक और नाम है हेवनली बॉडीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेवनली बॉडीज़ भी हम लोग कहते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिनकी खुद की ऊर्जा और रोशनी होती है, मतलब वो खुद से एनर्जी जनरेट करते हैं. उनके पास अपनी, अगर वो एनर्जी जनरेट करेंगे तो उनके पास अपनी खुद की लाइट भी होगी. और कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो दूसरों की रोशनी से क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं. जैसे कि देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम अ स्टार. और वो कहाँ से? स्टार से रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे कि सन, आप लोगों को पहली बार पता चला होगा कि सन क्या है? स्टार है. हाँ, सन क्या है? स्टार है. एक सूरज हमारा एक क्या है? स्टार है. स्टार मीन्स तारा. स्टार, तारा. अ सेलेस्टियल बॉडी हैविंग इट्स ओन हीट एंड लाइट. वो खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी खुद की रोशनी और ऊर्जा हो. दे आर वेरी बिग एंड हॉट बॉडीज मेड अप ऑफ गैस. वो बहुत बड़े होते हैं
और उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और ये जो बने हुए होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, गैस से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है जो हमसे सबसे नज़दीक में है। सन इज़ अ स्टार, सूरज एक तारा है। दे गिव आउट ह्यूज फ्लेम एंड रेडिएट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा और रोशनी देती है। सूरज की रोशनी की वजह से हमारे पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो सन के बाद दूसरा तारा है जो हमसे सबसे नज़दीक है। एंड देन प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बाद हमारा अल्फा सेंटोरी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पहले है, देन अल्फा सेंटोरी। डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। ये जो इनकी जो दूरी होती है वो लाइट ईयर में नापा जाता है। कैसे नापा जाता है, लाइट ईयर में नापा जाता है। ये डिस्टेंस है, दूरी नापने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस यूनिट है, डिस्टेंस के लिए नापा जाता है। अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो दूरी नापी जाती है लाइट के द्वारा एक साल में तय गई दूरी को। और इसका जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर 1 लाइट ईयर बराबर। और हम लोग ये 10 टू द पावर 12 किलोमीटर को 10 टू द पावर 15 मीटर भी लिख सकते हैं। कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल क्या होता है, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। जो बहुत सारे पैटर्न क्रिएट होते हैं तारों के द्वारा भी बहुत सारे पैटर्न। आप लोगों ने भी कभी ऐसा देखा होगा आसमान में ऊपर की तरफ, तो आप लोगों को भी कभी लगता होगा कि इन तारों ने मिलके कोई पैटर्न टाइप बनाया हुआ है। तो वैसे ही बहुत सारे तारे क्या होते हैं, मिलके एक वेरियस पैटर्न फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग तारामंडल कहते हैं। ये जो तारामंडल है इनके हम लोगों ने नाम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड रखा है। नेम्ड इज इन द ऑनर ऑफ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पे रखा है, धार्मिक। अभी प्रेजेंट में 88 कॉन्स्टेलेशन है, 88 तारामंडल हैं। कितने हैं, 88 कॉन्स्टेलेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, अर्सा मेजर, ग्रेट बियर। इसका इंडियन नेम जो है सप्तऋषि, याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तऋषि हम लोग अर्सा मेजर को कहते हैं, दैट इज़ ग्रेट बियर। अर्सा माइनर, लिटिल बियर। ओरियन, ग्रेट हंटर, ये एक हंटर की तरह दिखाई देता है। कैंसर, लियो, विग्रह, लिब्रा और भी स्कॉर्पियस, और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम इंडियंस में भी हैं, ऐसे नहीं है। जैसे कि हम लोग तुला राशि जानते हैं, सिंह राशि, कन्या राशि, और भी बहुत सारे हैं जो राशि के बारे में जानते हैं, वो कॉन्स्टेलेशन तारामंडल से ही निकल के आते हैं। आपको इमेज दिखाता हूँ मैं। जैसे देखिए ओरियन का, ये हंटर की तरह आपको दिख रहा है ना, ये एक भाला लिया हुआ है और यहाँ पर ये हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। पोलर बियर, जैसे ये पोलर बियर है, और ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं आप, ये जो डॉट डॉट है ये तारा को शो कर रहा है, दैट इज स्टार। एक पॉइंट और है यहाँ पर, द नॉर्थ स्टार। जो नॉर्थ में जो तारा होता है, जो उत्तरी तारा होता है, उसे हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो नॉर्थ साइड में स्टार होते हैं उसे हम लोग पोल स्टार कहते हैं। और ये नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि उस साइड नॉर्थ है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, the group of celestial body like planet, satellite, asteroid, meteor, etc. revolving around the sun। वैसे खगोलीय पिंड जो सूरज के चक्कर लगाते हो, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूरज के चक्कर लगाते हो, जैसे कि प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं। द सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय द सन हुज मास अलोन इज 99.97%। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सूरज जो है उसका अपना अलग ही मास कितना है, 99.97% ये कवर कर लेता है, और बाकी का जो बचा है वो 0.03% मास है। जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, जितने भी खगोलीय पिंड बाकी बच जाते हैं, वो सिर्फ 0.03% मास कवर करते हैं, और बाकी जो सूरज है वो 99.9% कवर करता है। आपको सोलर सिस्टम का इमेज दिखा रहा हूँ, दैट इज सन, ये सूरज है। सूरज देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, सारे प्लैनेट देखिए इलिप्टिकल पाथ में हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व करते हैं ये लोग, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। मतलब कि ये अपने एक्सिस पे भी मतलब घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और सूरज का वही चक्कर लगाते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं। और ये जो पाथ होता है वो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। सूरज जो है वो सारे प्लैनेट्स को, जो भी चीज़ें हैं, मासेस हैं, उनको एक ग्रेविटेशनल पुल की तरह अट्रैक्ट करके रखता है, एक
चीज़ों में बांध के रखता है, अपने गुरुत्वाकर्षण से बांध के रखता है सबको। यहाँ पर ये 4 प्लैनेट्स है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है? ये पत्थर है। कहा जाता है ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये भी एक प्लैनेट हुआ करता था, पर एक्सप्लोजन की वजह से जो इसके टुकड़े थे वो इसका जो अपना पाथ था इलिप्टिकल, ये इनका एक ग्रेविटेशनल पुल में बंध गया और वो इसी के चक्कर लगाता है, जो कि मार्स और जुपिटर के क्या है, बीच में है। फिर जो 4 प्लैनेट हैं वो पीछे की तरफ है, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। प्लूटो ड्राफ्ट प्लैनेट हो गया। पहले ये प्लैनेट में आया करता था, पर कुछ कारण की वजह से इसे हम लोग अब ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं। एंड दैट इज आफ्टर दैट कुइपर बेल्ट है, ये भी एक क्लाउड है, मतलब कि डस्ट पार्टिकल और आइस वगैरह जो है उनसे मिलके ये क्लाउड बना हुआ है, कुइपर बेल्ट। कॉमेट्स, धूमकेतु, जो कि 76 साल में एक बार आता है, जो कि हार्ले या कुछ ऐसे ही नाम है, हार्ले कॉमेट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। याद रखिएगा एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। सन, सूर्य। सूर्य के बारे में मैंने बता रखा आपको। सन क्या है? एक स्टार है। क्या है? स्टार है, तारा है, जिसके पास अपनी खुद की ऊर्जा और रोशनी है। बिल्कुल मत भूलिएगा, ये भी एक खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स कैसा पुलिंग फोर्स लगाता है? ये ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण से, और जो क्या करता है, बाइंड करता है सोलर सिस्टम को, बांध के रखता है सोलर सिस्टम को एक जगह पर। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कैसे घूमते हैं? जो प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सूरज जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है। सूरज जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन उसमें 71% है, हीलियम जो है वो 26.5% है, और जो बाकी बचा है वो 2.5% है। 2.5% गैस है। बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब फ्यूज हो जाता है और हीलियम में बदल जाता है। एंड कंसिक्वेंटली अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज, और लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हीलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हीलियम में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से जो एनर्जी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होने की वजह से वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ करती है, और इस न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हमारा सन क्या करता है, उसके पास अपनी खुद की रोशनी और ऊर्जा आ जाती है, अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और इसके पास अपनी खुद की रोशनी और ऊर्जा आ जाती है। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन, जो शाइनिंग सरफेस होता है सूरज का, उसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। इसके लेयर के बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, और याद रखिएगा जो सूरज का जो शाइनिंग सरफेस होता है, जो चमकता है, उसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। टाइम टेकन बाय द सन लाइट टू रीच ऑन अर्थ, सूरज की जो रोशनी होती है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो सूरज है वो पृथ्वी से 1.50 मिलियन किलोमीटर अवे है, दूर है, ठीक है। और इसी को हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, 1 AU भी कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। याद करने का तरीका, CRC, PCC, C for कोर, R for रेडिएटिव जोन, C for कन्वेक्शन जोन, P for फोटोस्फीयर, C for क्रोमोस्फीयर एंड लास्ट C for कोरोना। ये याद करने का तरीका हो गया। C for कोर, R for रेडिएटिव जोन, C for कन्वेक्शन जोन, P for फोटोस्फीयर, C for क्रोमोस्फीयर एंड लास्ट C, that is कोरोना। The sun is the unlimited source of heat and light for the solar system, जो सूरज है वो पूरे सोलर सिस्टम का ऊर्जा और रोशनी देने के लिए अनलिमिटेड सोर्स है, जो उसकी स्रोत है, एक लौता स्रोत है ये सूरज। द सन इज
इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूरज है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के। प्लैनेट, ग्रह, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लैनेट मीन्स, प्लैनेट का मतलब क्या होता है? वेंडर, मतलब रिवॉल्व, घूमना, चक्कर लगाना। सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी खुद की रोशनी ना हो, ऊर्जा भी ना हो, जिसके पास अपनी खुद की ऊर्जा और रोशनी नहीं हो, दे आर रिफ्लेक्ट बाय द लाइट ऑफ स्टार। वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, किसके द्वारा? लाइट, स्टार के रोशनी की वजह से वो क्या करते हैं? अपनी रिफ्लेक्शन दर्शाते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन 4 जो मार्स तक है, मरकरी से मार्स तक है, इसे हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं, और जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक को हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग जानते हैं जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं, वो एक लार्ज रॉक्स होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में डिसेंडिंग ऑर्डर, साइज, उनके साइज, मतलब जो हमारा ग्रह है उनके साइज है, घटती क्रम में है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा है पूरे सोलर सिस्टम में। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। देन सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। मरकरी क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। याद करने का तरीका, जे, जुपिटर तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद सन, SUN, सन। जे आपको याद रहना चाहिए हमेशा, जुपिटर है क्योंकि सबसे बड़ा है। फिर सन, SUN, फिर देन EVM एंड देन लास्ट मरकरी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जे और मरकरी आपको तो याद रहेगा हमेशा। ये 2 चीज़ याद करना है, सन और EVM। ईजी है। इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जैसे मैंने आपको बताया था, जो 4 प्लैनेट हैं मार्स, मरकरी से लेकर मार्स तक, उन्हें हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स को हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं, और उसे हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। जो बाकी आउटर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट, उसे हम लोग जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। क्लियर है? मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट। फिर ड्राफ्ट प्लैनेट, जैसा कि आप जानते हैं प्लूटो अब ड्राफ्ट प्लैनेट हो गया, जीना, सिरस और भी बहुत सारे हैं जो कि ड्राफ्ट प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डिब्रिस। जो जुपिटर और सैटर्न है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, इनकी चारों, मतलब ये जो प्लैनेट है इनके चारों तरफ रिंग है जो कि छोटे छोटे पत्थरों से मिलके बना हुआ है, स्मॉल बेल्ट ऑफ डिब्रिस। सैटेलाइट, उपग्रह, दो सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। वैसे खगोलीय पिंड जो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। द सैटेलाइट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग देयर प्लैनेट। ये क्या करते हैं? सूरज का भी चक्कर लगाते हैं और उस पृथ्वी, मतलब उस ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी का मून क्या करता है? पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और सूरज का चक्कर लगाता है, जो दोनों का चक्कर लगाता है, और इसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। मतलब कि हम देखते भी हैं जो चांद है वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है, मतलब वैसा वो खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है। रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट बट दीज आर स्मॉलर इन साइज। ये जो होते हैं ये भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, पृथ्वी के चार, मतलब जैसे ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, और ये थोड़े स्मॉलर साइज में होते हैं एस्टेरॉइड से, मतलब पृथ्वी से, मतलब जो उस ग्रह से होते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज में होते हैं। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चांद जो है वो सैटेलाइट है अर्थ का। यहाँ सैटेलाइट बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है मैन मेड सैटेलाइट और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। तो हम लोग जो ये मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, मैन मेड मत समझ लीजिएगा, इंसानों के द्वारा नहीं, ये नेचुरल है। मरकरी, वेनस हैव नो सैटेलाइट। मरकरी और वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। लार्जेस्ट सैटेलाइट है जो गैनमेड है, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो गैनमेड है जो जुपिटर का है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो डीमोस है, मार्स का। डीमोस है किसका? मार्स का। याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का और सबसे छोटा सैटेलाइट मार्स का। मून, चांद।
मून किसका सैटेलाइट है? अर्थ का है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ मून। हमारा जो अर्थ है उसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ मून, और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। द डायमीटर ऑफ मून इज़ 1/4। जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ का। द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 1/6 है, मतलब कि अगर हमारा वेट यहाँ पर 60 kg है तो मून पे हमारा वेट 10 kg होगा। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून रीच अस इन 1.3 सेकेंड। कितने सेकंड में आ जाता है हमारे पास? 1.3 सेकंड में आ जाता है। लाइट रिफ्लेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। वो रोशनी रिफ्लेक्ट कहाँ से होता है? वो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होता है और वो हमारे पास आता है, और ये रिफ्लेक्ट होकर कितने मिनट में आ जाता है? कितने मिनट में नहीं, सॉरी, मिनट में नहीं आता है, दैट इज सेकंड में आता है। 1.3 सेकंड में हमारे पास आ जाता है। इसकी जो दूरी होती है, इट्स अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। जो हमारा पृथ्वी है उससे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। जो मून होता है वो रिवॉल्व करता है अर्थ का 27.3 डेज में। अप्रोक्सीमेटली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 27 डेज 7 आवर 43 मिनट 11 सेकेंड में पूरा पूरी रोटेट कर जाता है, रिवॉल्व कर जाता है अर्थ का। वो पूरा चक्कर लगा लेता है अर्थ का 27.3 डेज में, और उसी समय ये रोटेट भी कर जाता है अपने एक्सिस पे। क्या कर जाता है? रोटेट भी कर जाता है, वन कंप्लीट रोटेशन भी लगा लेता है सेम टाइम में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस, जिसकी वजह से हम मून का सिर्फ एक साइड ही देख पाते हैं, वन साइड ही देख पाते हैं। और जो हम लोग वन साइड देख पाते हैं वो हम लोग सिर्फ 59% देख पाते हैं मून के सरफेस का, और जो बाकी सरफेस होता है वो डार्क रह जाता है। द अपोजिट साइड ऑफ द मून ऑलवेज रिमेन इन डार्क। जो बाकी रहता है वो डार्क में रहता है, अंधेरा रहता है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। ये दिन के समय में बहुत गर्म रहता है और रात के समय में बिल्कुल ठंडा होता है। बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पर एटमोसफेयर क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑन द मून नो साउंड कैन बी हियर्ड। वहाँ वातावरण नहीं होने की वजह से, वायुमंडल नहीं होने की वजह से क्या होता है? हम लोग आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है, तो अगर वहाँ मीडियम ही नहीं होगा तो वो ट्रैवल कैसे करेगा? इसके वेलोसिटी कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके वेलोसिटी किस ऐसा कहते हैं जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। इतने फोर्स में रहेगा, इतने मतलब तेज़ी में रहेगा, तो वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा। उसे हम लोग इसकी वेलोसिटी कहते हैं, जो कि 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग and Aldrin reached the moon on 21st July 1969 all through Apollo 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले एस्ट्रोनॉम थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 में कौन सा मिशन था? अपोलो 11 था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 में चांद पर पहली बार कदम रखे थे, और जो मिशन था वो क्या था? अपोलो 11 था। मून इज ऑल्सो नोन एज फॉइजल प्लैनेट। मून क्या है? एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज फॉइजल प्लैनेट। मून एक और नाम से जाना जाता है, फॉइजल प्लैनेट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स के बारे में मैंने बताया था। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। दो सेलेस्टियल बॉडी विच हैव वेरियस शेप एंड साइज ऑफ रॉक्स डिब्रीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वैसे खगोलीय पिंड जो बहुत बड़े हों, वेरियस शेप के हों, साइज के हों और पत्थर के बने हों, ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, वो भी इलिप्टिकल पाथ में। कहा जाता है कि ये भी एक तरह का प्लैनेट ही हुआ करता था, पर एक्सप्लोजन की वजह से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो रॉक पार्ट अपने ही इलिप्टिकल पाथ में फोर्स की वजह से उसी में घूमने लग गए, और ये हमारा जो पाया जाता है ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। मूविंग बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। मेटेरॉइड, मीटियोर एंड मेटेरॉइड, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये एक तरह का पत्थर ही होता है, पर एस्टेरॉइड से छोटा होता है। ये अलग अलग जगह रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम अलग अलग है। मीटियोर और मेटेरॉइड को हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। मीटियोर और मेटेरॉइड को। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स स्मॉल रॉक की बॉडी होते हैं जो कि आउटर स्पेस में पाए जाते हैं और स्मॉलर होते हैं एस्टेरॉइड से। मेटेरॉइड इज़ अ स्मॉल रॉकी बॉडी
इन आउटर स्पेस स्मॉलर देन एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये एक पत्थर की तरह होते हैं, आउटर स्पेस में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मीटेरॉइड के कहाँ पर पाए जाते हैं, आउटर स्पेस में, और ये एक पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर, जो कि एस्टेरॉइड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एटमोसफेयर। कुछ कभी कभी क्या होता है, ये मेटेरॉइड्स जो होते हैं, ये पत्थर जो होते हैं, वो अर्थ एटमॉस्फेयर के पास आ जाते हैं, और एटमॉस्फेयर के पास आएंगे तो सीधी सी बात है, हमारा अर्थ के पास भी क्या है, ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर लेता है मेटेरॉइड को। मतलब कि अब ये स्पेस में नहीं रहा, जब जैसे ये पत्थर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो ये मीटियोर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मीटियोर में बदल जाएगा। और हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर अपोजिट डायरेक्शन में रुकावट पैदा करता है, और रुकावट पैदा करेगा तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड करेगा। एंटर जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीट अप एंड बर्न आउट। और ये क्या होता है, एयर में जो एयर की वजह से इसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, और ये गर्म होके जलने लगता है, जिसकी वजह से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसे कि हम लोग ब्रेकिंग स्टार कहते हैं, मतलब टूटता हुआ तारा कहते हैं, और दैट इज मीटियोर। क्या है, मीटियोर होता है। When meteor do not burn up, जब मीटियोर क्या होता है, पूरी तरीके से नहीं जलता है, completely. When meteor do not burn up completely, they fall on the earth surface. क्या हो जाता है, पृथ्वी के सरफेस पे क्या होता है, गिर जाता है, और हम लोग उसे मीटेरॉइड कहते हैं। सीधा सा बात, मीटियोर जो होता है वो जल नहीं पाता है। अगर वो एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से राख नहीं हो पाता है, तो उसके जो बचे खुचे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी पे गिर जाते हैं, उसे हम लोग मीटेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटेरॉइड कहते हैं। याद रखिएगा, दोज मीटेरॉइड आर बर्निंग अप इन द मेसोस्फीयर लेयर में। मेसोस्फीयर में पूरी तरीके से जल जाते हैं। किस में जलते हैं, मीटियोर जो होते हैं वो जल जाते हैं मेसोस्फीयर लेयर में। मैंने लेयर के बारे में, एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से एक वीडियो में बताया है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसका जो ये जो लेक्चर दे रहा हूँ मैं, अगर इसमें अगर आपको कुछ चीज़ मैं लेफ्ट कर जाता हूँ, कुछ चीज़ भूल जाता हूँ, तो मैं वो आगे वाले वीडियो में जो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, मैं उसमें सारा कवर अप कर दूंगा, तो फिक्र नहीं करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।